यस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शुरू करते हैं अगला कॉन्सेप्ट। इसके पहले हमने ये हेड्स ऑफ इनकम देख लिया था। एक बार चैप्टर की स्टार्टिंग में चलते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हो गया है हमारा। पावर टू लेवी टैक्स हो गया है, ये भी नॉट फॉर एग्जाम है। इसकी एंट्री एमसीक्यूज के लिए काम आएगी। एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट और एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है, फिर चार्ज ऑफ इनकम टैक्स ये भी हमारा हो चुका है। अब हम आ चुके हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, 8th और 9th और 10th ये तीनों अपन साथ में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये तीन हमको अभी कंप्लीट करने का है। आ जाइए पेज नंबर 3, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। ठीक है, अब देखो, जब आप इनकम को अर्न करते हो तो उसको कहते हैं प्रीवियस ईयर। अभी सुन लो, बस लॉजिक बताता हूं। जब आप इनकम को अर्न करते हो उसको कहते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, और जब आपकी इनकम पे टैक्स लगता है, जब आप इनकम अर्न करते हो, प्रीवियस ईयर मतलब क्या है? इनकम अर्न करा, जब आपने पैसा कमाया उसका जो साल है उसको कहते हैं प्रीवियस ईयर। और जब आप इनकम पे टैक्स लगा, इनकम टैक्स्ड, उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। अब ऐसा क्यों है मैं समझाता हूं। आप देखिए, अच्छा, आपकी एग्जाम के लिए कौन सा प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है? आपको प्रीवियस ईयर 25-26 एप्लीकेबल है। आपको प्रीवियस ईयर 25-26 एप्लीकेबल है। ठीक है, और अगर प्रीवियस ईयर 25-26 है तो उसका असेसमेंट ईयर रहेगा AY 26-27। ठीक है, ध्यान से लिख लो, समझ लो कि आपके एग्जाम में PY 25-26 एप्लीकेबल है, असेसमेंट ईयर 26-27 एप्लीकेबल है। और ये कहां से आए हैं? ये आए हैं फाइनेंस एक्ट 2025 से। ये तीन चीजें आप दिमाग में डाल लो पहले। फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है? आपको कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ना है? कौन सा फाइनेंस एक्ट आपको पढ़ना है? 2025, 26 नहीं, 25। प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल सर? 25-26। असेसमेंट ईयर कौन सा है? 26-27। प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। प्रीवियस ईयर क्या होता है? जब आप इनकम को अर्न करते हो तो उसको कहते हैं प्रीवियस ईयर, और जब आप इनकम पे टैक्स लगता है उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। इसका लॉजिक क्या है मैं बताता हूं आराम से, ये पहले दिमाग में डाल लो। फाइनेंशियल ईयर कौन सा पढ़ना है? सॉरी, फाइनेंस एक्ट कौन सा पढ़ना है आपको? 25 का, 2025 का। प्रीवियस ईयर कौन सा है आपका? 25-26। और असेसमेंट ईयर कौन सा है आपका? 26-27। ठीक है, जब आपकी इनकम पे टैक्स लगने वाला है। क्लियर है? अब ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, मतलब हर बच्चे को ये समझना चाहिए कि अपन फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते। अपन कौन सा ईयर फॉलो करते? हम फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर नहीं फॉलो करते, हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। जब भी फाइनेंस की बात होती है, जब भी अकाउंटिंग की बात होती है, जब भी टैक्सेशन की बात होती है, तो कौन सा साल फॉलो किया जाता है? फाइनेंशियल ईयर। आपने बचपन से कैलेंडर ईयर सुना है। ठीक है, कैलेंडर ईयर कब चालू होता है? 1 जनवरी को चालू होता है। और खत्म कब होता है? जैसे 1 जनवरी 2025 को चालू हुआ और खत्म होगा 31 दिसंबर 2025 को। बराबर है? ये हो गया बॉस आपका कैलेंडर ईयर। ये आपका कैलेंडर ईयर हो गया, जो 1 जनवरी को चालू होगा और 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। आप 31 मनाते हो, 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर करते। बराबर है? ये बच्चे करते भाई, ये बच्चे करते। बड़े हो गए आप, अब आप बड़े हो गए हो, अब आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो करोगे। फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है सर? तो फाइनेंशियल ईयर 2 साल में डिवाइडेड होता है। कैसे? ये चालू होता है 1 अप्रैल को। स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को। और खत्म कब होता है? 31 मार्च को। 1 अप्रैल कब का? अब वो डिपेंड करता है कौन से फाइनेंशियल ईयर की आप बात कर रहे हो। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर चालू कब होता है?
1 अप्रैल को, और खत्म कब होता है? 31 मार्च को। स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को और खत्म होगा 31 मार्च को। ठीक है, अब ये 1 अप्रैल कब का, तो उसके लिए हमको देखना है फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। तो देखो फाइनेंशियल ईयर ऐसा लिखा जाएगा 2025-26। जैसे ये लिखा गया था ना, अपन ने जो कैलेंडर ईयर लिखा है, तो अपन क्या बोलते हैं कैलेंडर ईयर में? 2025 है, 2026 है, 2027 है, ये कैलेंडर ईयर्स में 1 साल आता है। बट जब फाइनेंशियल ईयर की बात करते हो 2 साल आता है। क्यों? क्योंकि ये शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है अगले साल के 31 मार्च को। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 लू, तो ये शुरू होगा 1 अप्रैल 2025 को और खत्म होगा 31 मार्च 2025 को, सॉरी अगले साल 2026 को। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की बात करूं, तो मेरे को बताइए ये स्टार्ट कब होगा? ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को और खत्म होगा 31 मार्च को। कब का? 1 अप्रैल कब का? देखो जो स्टार्टिंग में रहता है ना, उसके 9 महीने आते हैं साल में। फाइनेंशियल ईयर में जो पहले लिखा जाता है उस साल के 9 महीने आते, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, और जो बाद में लिखा जाता है उसके 3 महीने आते। तो ये चालू होगा 1 अप्रैल 2026 को और खत्म होगा 31 मार्च 2027 को। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। ये एग्जाम में नहीं आएगा। आपने अगर 11th-12th कॉमर्स करा होगा, फाउंडेशन अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट आई गेस आपको पता होगा। ठीक है, जिन गधों को नहीं पता है उनके लिए मैंने बता दिया। सर कंफ्यूजन हो रही है, अरे भाई रुक जा, ये फाइनेंशियल ईयर में कंफ्यूज मत हो, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। नहीं तो मैंने बता दिया कि 2025 के जो पहले लिखा जाता है उसके 9 महीने आते हैं, अप्रैल से लेकर दिसंबर, और ये जो बाद में लिखा जाता है वो इधर आता है। ठीक है, अब एक बात समझो, ये फाइनेंशियल ईयर है 26-27। ये कब चालू होगा? यहां पे चालू होगा 1 अप्रैल 2026 को और ये यहां से खत्म होगा 31 मार्च 2027 को। बराबर? अच्छा, ये 26-27 ले लिया ना मैंने, इसको बाद में लेते हैं। पहले देखते हैं अपन फाइनेंशियल ईयर 25-26 का। ये स्टार्ट कब होगा बताओ? 25-26 स्टार्ट कब होगा? ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 को और खत्म कब होगा? यहां पे गई 31 मार्च 2026 को खत्म होगा। बराबर है? किसी को इसमें आपत्ति है तो बताइए। अब मैंने 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक पैसा कमाया, दम के धंधा करा, जम के कोर्सेज बेचे और उस पे पैसा कमाया। यहां पे मैंने इनकम को अर्न किया। ठीक है, आपको एक हकीकत बताता हूं, थोड़ा फन फैक्ट बताता हूं कि मान के चल लो जैसे 1 अप्रैल के दिन मेरे ऑफिस का धंधा हुआ 50,000। ठीक है, मैं ऑफिस बढ़ा के जा रहा था घर पे अपने, मतलब रात में, तो इनकम टैक्स ऑफिसर आया मेरे पास, इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है, वो मेरे को बोलता है, ओ प्रणव भाई तुमने आज 50,000 कमाए, निकालो 30% का इनकम टैक्स दो। मैंने बोला ये पागल, इनकम टैक्स साल में एक बार दिया जाता है, साल खत्म होने के बाद आना। भगा दिया उसको। नहीं तो क्या रोज रोज गवर्नमेंट को अपने कमाई में से क्या 30-30% देते बैठू? नहीं। क्या रोज इनकम टैक्स देता क्या मैं? नहीं, साल में एक बार देना पड़ता। ये जो इनकम मैं पूरे साल भर में कमा रहा हूं ना, इस पे रोज रोज टैक्स नहीं भरना पड़ता। इस पे टैक्स कब भरेंगे? ये 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक, 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक मैंने जो पैसा कमाया है, इस पे टैक्स कब भरना पड़ता? तो इस पे टैक्स भरना पड़ता
ये खत्म होने के 4 महीने के बाद, 31 मार्च के 4 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई 2026 को मेरे को टैक्स पे करना पड़ता। थ्रू काय के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, अगर मेरा ऑडिट होता है, ऑडिट नॉट एप्लीकेबल, ऑडिट होता है तो क्या है, अलग बात है, वो उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी डे 2 है, ज्यादा दिमाग को नहीं लगाते। मेरा इनकम टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है, इनकम टैक्स ऑडिट होने वालों के लिए अलग ड्यू डेट है 31 अक्टूबर का। ठीक है, अपन मान के चल रहे ऑडिट नहीं हो रहा है, छोटा सा आदमी हूं, गरीब सा। ठीक है, अब बताओ मेरे को, ये जो मैंने पैसा कमाया ये कौन सा साल है? ये है फाइनेंशियल ईयर 25-26। ये जो मैंने पैसा कमाया फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कमाया ना, ये इनकम अर्न किया मैंने। रोज 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 असेसिंग ऑफिसर मेरे घर पे आ जा रहा था, मैं दुकान बंद करके घर पे जाने की राह देख रहा हूं, तो पहले ड्राइवर बाद में आ रहा है, इनकम टैक्स ऑफिसर पहले आ रहा है, बोल रहा है साहब टैक्स दो, टैक्स दो, पैसा कमाया टैक्स दे, आज 50,000 का गल्ला है टैक्स दे, कल 2 लाख का गल्ला है टैक्स दे। अरे मैंने बोला भाई क्या है, गरीब जैसे रोज रोज आ जा रहा है, साल तो खत्म होने दे। तो जैसे ही साल खत्म हुआ ना 31 मार्च, वो आया मेरे पास, बोले देख साल खत्म हो गया, टैक्स दे। मैंने बोला ए बावले, ये तो सिर्फ साल खत्म हुआ 31 मार्च को, अभी तो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनी है, अभी बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगी, उसको चेक करूंगा, थोड़ा टाइम तो दे दे मेरे को बाबा। तो उसने मेरे को 4 महीने का टाइम दिया। उसने बोला 31 जुलाई 2026 तक तू खुद अपना इनकम टैक्स रिटर्न, ITR, इनकम टैक्स रिटर्न भर देना। उसने मेरे को कितना टाइम दिया? 4 महीने का टाइम दिया। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे को सिंपल लैंग्वेज में एक बात बताओ, ये जो मैंने 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक, 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक जो मैंने पैसा इनकम अर्न करा है, उस पे मैंने टैक्स कब भरा है बताइए? उस पे मैंने टैक्स भरा 31 जुलाई 2026 में। और ये 31 जुलाई 2026 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है? 31 जुलाई 2026 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है? कमेंट करिए। कमेंट करिए बच्चों, कमेंट करिए, कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है? सर ये 1 अप्रैल से लेके दिसंबर तक पहले में आता है। तो ये देखो ना, फाइनेंशियल ईयर 26-27 में क्या आएगा? 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर 2027 तक, तो ये आएगा फाइनेंशियल ईयर 26-27 में। इसका मतलब क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम अर्न करते हो, उस फाइनेंशियल ईयर में उस पे टैक्स नहीं लगता, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में टैक्स लगता है। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने इनकम अर्न करा, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में आपको टैक्स भरना पड़ता। क्यों? अरे भैया जिस साल पैसा कमा रहे हो रोज रोज थोड़ी देते, साल खत्म होने के बाद 4 महीने का टाइम मिलता है टैक्स देने के लिए, बराबर। अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, बताइए आप, कि फाइनेंशियल ईयर में, मतलब जो भी फाइनेंशियल ईयर है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने इनकम अर्न किया, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में उस पर टैक्स देना पड़ता। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने इनकम अर्न किया, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में आपको उस पर टैक्स देना पड़ता। आया ना? अब सुनना मेरी बात, इनकम टैक्स में जो भी बातें होती है ना,
वो इनकम अर्न करने के हिसाब से नहीं होती है, होती है असेसमेंट के हिसाब से। तो भैया आपकी इनकम पे टैक्स कब लगा? ये फाइनेंशियल ईयर 26-27 में, तो इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। इसको क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। और ये असेसमेंट ईयर में जो इनकम पे टैक्स लगा है वो इनकम कब की है? 26-27 में जो टैक्स लगा है वो इनकम कब की है? 25-26 की। वो इनकम कब की है? 25-26 की। तो 26-27 के हिसाब से आप 25-26 को देखो, मैं 26-27 हूं और मैं देख रहा हूं 25-26 को। मैं क्या बोलूंगा? अरे ये तो पिछला साल है यार। तो इसीलिए इस साल को कहते हैं प्रीवियस ईयर। एक बार फिर से लिखवाता हूं, डोंट वरी। इसीलिए पिछला साल है ना जब इनकम अर्न किया, इसलिए जब आप इनकम अर्न करते हो उसको कहते हैं प्रीवियस ईयर, और जब इनकम पे टैक्स लगता है उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। एक बार फिर से लिखता हूं, ठीक है? अभी ये क्लीन है, अभी एक बार फिर से अच्छे से क्लीन करते हैं। देखो सर, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 2025-26, ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 को, खत्म होगा 31 मार्च 2026 को। इस दौरान आपने जो भी इनकम अर्न किया है, इस पे टैक्स कब लगेगा? अगले साल, यहां से 4 महीने देने के बाद 31 जुलाई 2027 को, सॉरी 6 को आपको भरना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न। इसको बोलते हैं आपकी इनकम पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब ये टैक्स कब भरना पड़ रहा है? ये आ रहा है, कौन सा साल है ये बताइए? ये साल है फाइनेंशियल ईयर 26-27। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आपने इनकम अर्न किया था उस पे आप टैक्स भर रहे हो फाइनेंशियल ईयर 26-27 में, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर 26-27 में आप उस पे टैक्स भर रहे हो। और इनकम टैक्स में जो सारी बातें होती है वो होती है कब टैक्स भरा, असेसमेंट ईयर के हिसाब से। तो भैया आपका असेसमेंट ईयर कब है? आपका असेसमेंट ईयर है 2026-27 में। आपकी इनकम का असेसमेंट कब हुआ है? हाँ, असेसमेंट होना मतलब जब किसी इनकम पे टैक्स भरा जाता है या टैक्स निकाला जाता है उसको कहते हैं असेसमेंट। असेसमेंट की और आगे बातें करेंगे अपन, अभी लेक्चर 2 है, ज्यादा इतना दिल पे नहीं जाना। मतलब जब भी जो भी मेरी इनकम है ना, मैं क्या करता हूं, जो मेरी इनकम है उसको कैलकुलेट करता हूं, उस पर टैक्स निकालता हूं और गवर्नमेंट को उस पे का टैक्स भर देता हूं। तो इसको बोलते हैं मैंने खुद ने अपनी इनकम को असेस किया। इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ असेसमेंट। सर तो क्या इनकम टैक्स ऑफिसर असेसमेंट नहीं करते? अरे करते हैं। अब इतने सारे लोग इनकम टैक्स भरते हैं तो क्या हर किसी का असेसमेंट किया जा सकता है? नहीं, ठीक है? तो अभी अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना मेरी बात। इतने सारे लोग टैक्स भरते हैं तो हर किसी का एक एक का असेसमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट लोगों को कहती है, टैक्स पेयर को कहती है कि भैया आप अपनी इनकम निकालो, उस पे टैक्स कैलकुलेट करो और उस पे का जो टैक्स है वो हमको भर दो इनकम टैक्स रिटर्न के साथ, ठीक है? जब आप खुद से टैक्स भरोगे तो उसको बोला जाएगा सेल्फ असेसमेंट। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि आपके बैंक रिकॉर्ड्स और आपका जो टैक्स आप बता रहे हो और आपकी बाकी सारी चीजें मेल खा रही है, दाल में कुछ काला नहीं है, तो गवर्नमेंट आपके सेल्फ असेसमेंट को ओके कर देंगी कि भैया ठीक है, सही बात है, जो कि बहुत सारे लोगों का हो जाता है। बट अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि जो सेल्फ असेसमेंट में आपने टैक्स भरा है इसमें दाल में
अय, 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 कुछ काला है इसमें, कुछ काला है, तो फिर इनकम टैक्स ऑफिसर आईटीओ आपका करेगा स्क्रूटिनी असेसमेंट। इनकम टैक्स ऑफिसर आपका स्क्रूटिनी असेसमेंट करेगा। ये सारी बातें आगे आएंगी, अभी इस पे दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। मैंने आपको बस मोटा मोटा बता दिया, ठीक है। आते हैं अपने वापस से कॉन्सेप्ट पे। तो जिस साल में आपने पैसा कमाया उसके अगले साल में आपको टैक्स भरना है। तो जिस साल में टैक्स भरते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्यों? क्योंकि टैक्स भरने को बोलते हैं टैक्स का असेसमेंट, इनकम का असेसमेंट करना एंड उस पर टैक्स भरना। इनकम का असेसमेंट करके उस पर टैक्स भरना, जो टैक्स भरने की प्रोसेस है ना उसको बोलते हैं असेसमेंट, ठीक है। तो जब आप टैक्स भरते हो तो जिस साल में आपने टैक्स भरा है, जो ईयर में आपने टैक्स भरा है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, ठीक है। इसको इंग्लिश में पता है कैसे बोला जाता है? असेसमेंट ईयर आपके सामने खोलता हूं। असेसमेंट ईयर इज अ ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड टू टैक्स। मतलब जब इनकम पे टैक्स लगता है, जब इनकम पे इनकम का असेसमेंट करके उस पर टैक्स लगता है, इनकम इज असेस्ड टू टैक्स, जब आप उस पर टैक्स भरते हो, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर है 26-27, तो 26-27 में मेरे को बताइए, 26-27 में जिस इनकम पे आप टैक्स भर रहे हो वो इनकम कब की होगी? वो इनकम होगी 25-26 की। 26-27 में जिस पे आप टैक्स भर रहे हो वो इनकम कब की होगी? इस साल की होंगी क्या? नहीं सर, नॉर्मल रूल है, इस साल की इनकम पे अगले साल टैक्स लगता है। क्यों? क्योंकि बराबर है ना, साल खत्म होने का है, ईयर अभी तक एंड नहीं हुआ है। तो जब ईयर एंड होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगी, चेकिंग करेंगे और फिर उसके बाद में टैक्स पे टैक्स भरेगा। तो उसको 4 महीने का टाइम दिया गया है नॉर्मल, ठीक है। अब जब वो टैक्स भरेगा वो डेट देखना, वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में आती वो देखना, और वो बन गया आपका असेसमेंट ईयर। मतलब जिस साल आप टैक्स भरते हो उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्यों असेसमेंट ईयर बोलते हैं? क्योंकि उस फाइनेंशियल ईयर में इनकम इज असेस्ड टू टैक्स, जब इनकम को असेस किया जाता है और उस पर टैक्स भरा जाता है। अब अगर असेसमेंट ईयर के एंगल से आप चेक करोगे, जो इनकम पे 26-27 में असेसमेंट हुआ, जो इनकम का 26-27 में असेसमेंट हुआ, वो इनकम कब की थी बताइए? वो इनकम कब की थी बताइए? वो इनकम थी 25-26 की। इसीलिए इसको कहते हैं प्रीवियस ईयर, इसीलिए इसको कहते हैं प्रीवियस ईयर, पिछला साल है ये, ठीक है। अभी इसको एक बार लिख लीजिए, मैं आपको फुल स्क्रीन करके दे रहा हूं, इसको लिख लीजिए। हाँ, देता ना भाई, टाइम देता लिखने को, चिंता मत करो। आपको लग रहा होगा ना क्या भारी का कॉन्सेप्ट है, सर ने क्या पढ़ाया, सर क्या बात है, सर क्या बता दिया आपने। ये फुद्दू कॉन्सेप्ट है भाई, कुछ बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पहला पहला है ना, नया नया प्यार रहता तो अच्छा लगता है। जैसे उसकी वो बातें जो अब नॉनसेंस लगती है, पहले पहले से देखो कितना अच्छा लगता था। अरे रोज मेरी बाबू मेरे को पूछती है खाना खाया कि नहीं खाया, अब खाना खाया तो पूछती है, तो ऐसा लगता है अरे यार क्या पूछ रही है, रोज खाना खाया, खाना खाया, इंसान हूं खाना ही खाऊंगा ना, घास थोड़ी खाऊंगा, है ना। लगता ना ऐसे, मतलब खैर आपकी वो उम्र अभी नहीं, आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है, उम्र आ चुकी है। तो देखो वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, पढ़ाई करने का, पहले डिग्री इंपॉर्टेंट है, लड़की मिल जाएंगी, ठीक है। इमरान हाशमी का एक डायलॉग है, तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसा लेके भागेगी, तो उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते अपन। तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की डिग्री ले डूबेगी, तू डिग्री के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी। याद रखना है इसको, ठीक है। हाँ, तो देखो भैया, जब इनकम आप अर्न करते हो उसको प्रीवियस ईयर कहते हैं। क्यों? क्योंकि
जब आप इनकम अर्न कर रहे हो ना, वो साल का ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस है कि टैक्स कब लग रहा है, रेलेवेंस है असेसमेंट ईयर का। तो जो बड़े बड़े ज्ञानी है ना, वो असेसमेंट ईयर के टर्म्स में बात करते हैं कि अभी AY 26-27 चल रहा है, तो आपका असेसमेंट ईयर कब है? आपका असेसमेंट ईयर है 26-27। तो इसका प्रीवियस ईयर 25-26 आपका हो जाएगा, बराबर है। और यही आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे देखो, 1/4/2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक जो आप इनकम अर्न करते हो, उस पे अगले साल टैक्स लगेगा, ठीक है। उस पे अगले साल टैक्स लगेगा। जो आपने 25-26 में अर्न किया, उस पे 26-27 में टैक्स लगेगा, ठीक है। हाँ, आई होप यहां पे आपकी बहुत सारी बातें अपनी क्लियर हो चुकी होंगी। अब एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, सिंपल। 1/4/2025 से लेके 31/3/2026 तक, ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, ठीक है। ये क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2025-26। इसमें मैंने पैसा कमाया है, इस पे टैक्स कब लगेगा? 31 जुलाई 2026 में। ये आएगा फाइनेंशियल ईयर 26-27 में, सॉरी 7 में। जो चालू कब होगा? जो चालू होगा यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 को, और खत्म होगा यहाँ पे कहीं 31 और ये खत्म होगा यहाँ पे 31 मार्च 2027 को, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इस साल की इनकम पे अगले साल टैक्स लगेगा, इस साल की इनकम पे अगले साल टैक्स लगेगा। तो इसका नाम कैसे रखेंगे? इसका नाम रखेंगे AY 26-27, क्योंकि असेसमेंट हो रहा है। अब ये इनकम कब की है? पिछले साल की, तो उसका नाम रखा है PY 25-26, ठीक है। ये 3-4 बार बता दिया, इसके बाद समझनी है आप मंद बुद्धि इंसान हो या आपका ध्यान नहीं है, दो में से एक है। तो अब वो आप डिसाइड कर लो क्या है, क्योंकि अगर इसमें इतना दिमाग लगा लूंगा, आधी घंटे से यही पढ़ा रहा हूं भाई, खत्म हो जाएगा काम, ठीक है। अब ये प्रीवियस ईयर में मैंने पैसा कमाया, इस पे टैक्स लगने वाला है अगले फाइनेंशियल ईयर में, असेसमेंट ईयर में। तो मेरे को बताइए, 31 मार्च 2026 के बाद में जब ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या अगले साल मैं बिजनेस बंद कर दूंगा? नहीं भाई, इस साल भी तो मैं पैसा कमाऊंगा ना। ये फाइनेंशियल ईयर 26-27 में भी तो मैं पैसा कमाऊंगा। ये फाइनेंशियल ईयर 26-27 में जो मैं पैसा कमाऊंगा, उस पे टैक्स कब लगेगा? अगले फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 27-28 में टैक्स लगेगा, आया ना। तो फाइनेंशियल ईयर 26-27 में आप पैसा कमाओगे, उस पे टैक्स लगेगा अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो ये फाइनेंशियल ईयर क्या बन जाएगा? अब ये 27-28 में टैक्स लगेगा, तो इसको बोलेंगे AY 27-28। अब इसके पहले का साल क्या बन जाएगा? PY 26-27, बराबर है। सर कंफ्यूजन हो रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर 26-27 असेसमेंट ईयर भी है, प्रीवियस ईयर भी है, ऐसा कैसे? तो याद रखना, हर फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर भी होता है, प्रीवियस ईयर भी होता है। क्या बोला? हर फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर भी होता है, प्रीवियस ईयर भी होता है। अरे भैया, फाइनेंशियल ईयर 26-27 को समझ लो, आप इसको ध्यान में रखो, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 26-27 को ध्यान में रखो, ये फाइनेंशियल ईयर हरे कलर में।
अब 26-27 जो पिछले साल में हमने इनकम अर्न करी है 25-26 में, 25-26 के लिए 26-27 25-26 फाइनेंशियल ईयर में जो हमने इनकम अर्न करी है उसके लिए फाइनेंशियल ईयर 26-27 क्या है? असेसमेंट ईयर है। प्लस 26-27 में भी तो आप बिजनेस करोगे, उसमें भी तो पैसा कमाओगे। तो जो पैसा आपने 26-27 में कमाया है उसके लिए 26-27 प्रीवियस ईयर हो गया, क्योंकि 26-27 की इनकम पे अगले साल 27-28 में टैक्स लगने वाला है। आइए नोट्स में से बताता हूं। देखिए 25-26 में मैंने पैसा कमाया, 25-26 में मैंने पैसा कमाया, ये हो गया मेरा हो फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ये अगला साल हो गया मेरा फाइनेंशियल ईयर 2026-27 और उसके अगला साल हो गया मेरा फाइनेंशियल ईयर 27-28। अब 26-27 में जो पैसा मैंने कमाया इस पे टैक्स कब लगेगा? अगले साल। ये अब ये फाइनेंशियल ईयर 26-27 पे ध्यान दो, फाइनेंशियल ईयर 26-27 पे ध्यान दो। 26-27 में पिछले साल की इनकम पे टैक्स लगने वाला है, तो ये बन गया असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर काय के लिए है? पिछले साल की इनकम के लिए। 26-27 इज असेसमेंट ईयर फॉर इनकम अर्न ड्यूरिंग 25-26। बट ये 26-27 में भी तो मैं पैसा कमाऊंगा ना, इस साल भी तो धंधा करूंगा। कि बस पिछले साल की इनकम पे इस बार टैक्स देना है तो इस बार धंधा बंद करो, इस बार टैक्स देंगे, फिर अगले साल फिर से धंधा करेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इस साल भी अर्न करूंगा, तो उसके लिए ये बन जाएगा प्रीवियस ईयर। तो हर फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर भी होता है। जो इनकम इस साल कमा रहे उसके लिए प्रीवियस ईयर है, और जो इनकम पिछले साल कमाए हैं उस पे इस बार टैक्स भी भरना है, तो असेसमेंट ईयर भी है। ठीक है, अब थोड़े बड़े हो जाओगे ना धीरे धीरे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, हाँ। तो आगे से हम अभी दो चीजें ध्यान रखेंगे यहां पे कि हमारी एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2025 लग रहा है, हमारा जो प्रीवियस ईयर है 2025-26 है, हमारा जो असेसमेंट ईयर है 2026-27 है, बराबर। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे फाइनेंस एक्ट 25, प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, सिमिलरली जो 26-27 में आप इनकम अर्न कर रहे हो इस पे टैक्स कब लगना है? अगले साल। तो इस साल इनकम अर्न करोगे, अगले साल इनकम टैक्स होगी। अब ये साल को देखो 26-27 को, इसमें इनकम टैक्स भी हो रही है, इनकम टैक्स हो रही है, मतलब ये कौन सा ईयर है? ये असेसमेंट ईयर है। अब की इनकम टैक्स हो रही है पिछले साल की 25-26 की, तो ये 25-26 के लिए असेसमेंट ईयर है 26-27। साथ ही साथ हम ये 26-27 में बिजनेस भी कर रहे, तो इनकम अर्न कर रहे, जिस पे टैक्स लगेगा अगले साल असेसमेंट ईयर 27-28 में। तो ये 27-28 के लिए ये प्रीवियस ईयर भी है 2026-27। असेसमेंट ईयर भी होता है एक साल और प्रीवियस ईयर भी होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस साल की इनकम पे इसी साल टैक्स लग रहा है, नहीं। ये जो असेसमेंट ईयर है ये पिछले साल की इनकम के लिए, ठीक है। ये जो प्रीवियस ईयर है ये इस इनकम पे अगले साल टैक्स होगा। ठीक है, मुद्दे की बात क्या है? जिस साल आप पैसा कमाते हो, अभी सब कुछ छोड़ दो, ये ड्यूअल फाइनेंशियल ईयर का रोल होता है, डबल कोई काम का नहीं है। ठीक है, मुद्दे की बात क्या है? जिस साल आपने पैसा कमाया है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, और जिस साल आपकी इनकम पे टैक्स लग रहा है
उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। अब जो साल में, जो फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो, उसी फाइनेंशियल ईयर में इनकम पे टैक्स नहीं हो सकता, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अभी तक खत्म होने का है। तो जो फाइनेंशियल ईयर में, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो फाइनेंशियल ईयर में मैं इनकम अर्न कर रहा हूं, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में इनकम पर टैक्स लगता है, इनकम का असेसमेंट होता है टू टैक्स। ठीक है, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में मैंने इनकम अर्न किया उसका टैक्स लगेगा अगले साल में। तो जिस साल में टैक्स लगता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्यों? क्योंकि टैक्स लगने को बोलते हैं, टैक्स, इनकम का असेसमेंट हुआ और उस पर टैक्स लगा, इनकम का असेसमेंट हुआ और उस पर टैक्स लगा, तो टैक्स अगले साल लगता है। क्यों? क्योंकि इस साल की इनकम पे इस साल कैसे टैक्स लगाएंगे? क्या रोज टैक्स मांगेंगे उससे जीएसटी जैसा? नहीं। तो इस साल की इनकम है तो उस पर टैक्स लगेगा अगले साल। जिस साल टैक्स लगता है उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। और जब असेसमेंट हो रहा है तो कौन सी इनकम का हो रहा है? पिछले साल की इनकम का, इसलिए उसको कहते हैं प्रीवियस ईयर। इसलिए उसको नाम दिया है उसका प्रीवियस ईयर। ठीक है, हर प्रीवियस ईयर या हर फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर होता है पिछले साल की इनकम के लिए, और असेसमेंट ईयर होता है, नहीं, हर फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर होता है इस साल की इनकम के लिए, और असेसमेंट ईयर होता है पिछले साल की इनकम के लिए, क्योंकि पिछले साल की इनकम पे इस साल टैक्स लगने वाला है, और इस साल जो इनकम कमा रहे हो वो उसके लिए ये प्रीवियस ईयर हो गया। डन है? ठीक। मतलब अपना बेसिक रूल ये है कि भैया जो आप 1 अप्रैल 2025 से लेके 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक पैसा आप कमाने वाले हो, इसको नाम देंगे, क्योंकि पैसा कमा रहे प्रीवियस ईयर 25 26। इस पे टैक्स कब लगने वाला है? इस पे टैक्स लगने वाला है अगले साल, असेसमेंट ईयर 26 27 में। तो क्या मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं कि जो ईयर में आप इनकम अर्न करते हो उसके अगले साल में टैक्स लगता है? बोलो, इंग्लिश में बोलूं? इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। इस साल की इनकम पे अगले साल टैक्स लगता है, इस साल की इनकम पे अगले साल टैक्स लगता है। अब इस साल और अगले साल ये बोलना गरीब जैसे लगता है, नॉर्मल लोग बोलते हैं, आम आदमी। हम क्या है, मेंटोस जिंदगी जीते, जिनने मैथ्स देखा है उनके लिए। तो जो प्रीवियस ईयर है, जिस साल की इनकम है उसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर, और जब टैक्स लग रहा है उसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर। अब इसको रीडिफाइन करता हूं। प्रीवियस ईयर की इनकम पे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है। प्रीवियस ईयर की इनकम पे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है, ऐसा बोलेंगे अपन इंग्लिश में। नहीं, ये तो हिंदी में हो गया सर, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेरे साथ रिपीट करो, करोगे? इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर, इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर, इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड या इज असेस्ड टू टैक्स, इज assessed to tax. Income of a previous year is assessed to tax in next assessment year. Is assessed to tax, जिसको याद करने में दिक्कत जा रही है उसने सिंपल याद कर लेना, इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। फिर से बता रहा हूं, इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। क्लियर है? बढ़िया। कब टैक्स लगता है? 31 जुलाई 2026 को। मेरे मन में एक डाउट आ रहा है, मेरे मन में एक एक्चुअली सवाल आया, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा बदमाश टाइप का बच्चा था। मतलब जो बोलते हैं ना सब नकली आइटम है, ऐसा बदमाश, थोड़ा सा नॉटी वाला माइंड था मेरा, ऐसा टेढ़ा चलता हूं मैं। तो सर, अगर कोई आदमी, ये बताना, मेरे मन में जो डाउट आया था,
क्या आपके मन में भी आया था? सर, अगर कोई आदमी ये पूरे साल भर में दबा के इनकम पैसा कमाए और अगले साल इंडिया के बाहर भाग जाए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर कोई इंसान पैसा कमा रहा है इस प्रीवियस ईयर 25-26 में, और जब पैसा देने की बारी आ रही है, उड़ गया, अब क्या करें हम, हे कैसे जिए हम, हे इतना बता दो। बराबर है यार? ये जो रूल है ना कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे अगले असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है, इसका लोग गलत फायदा भी तो ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर में पैसा कमाएंगे दबा के और 31 जुलाई के पहले भाग जाएंगे। जब 31 जुलाई को रिटर्न नहीं भरा, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा, तो असेसिंग ऑफिसर, एक अलग वर्ड यूज कर लिया, माफ करना, इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा घर पे देखते हुए। जैसे समझ लो मैंने प्रीवियस ईयर 25-26 में दबा के पैसा कमाया और ये बाप रे पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। ठीक है, इस पे टैक्स कब भरना था? अगले साल असेसमेंट ईयर 26-27 में। और अगर डेट बताऊं तो 31 जुलाई 2026 को, एकदम बराबर 30 जुलाई 2026 को पूरा पैसा लेके मैं भाग गया इंडिया के बाहर। क्या करेंगे? सर गलत है, गलत है, गलत है, आपने जो आधी घंटा पढ़ाया गलत है, इसको बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। पागल है क्या बे? सर जिस साल की इनकम है उसी साल टैक्स ले लो सर। बोला अच्छा ऐसा करूं, जिस साल की इनकम है उसी साल टैक्स ले लूं? बोले हाँ। तो फिर मतलब यही रोज दुकान बंद किया आदमी ने कि उसको जाके भीख मांग लो, टैक्स दे दे भाई, टैक्स दे दे, ऐसा? अरे कुछ कुछ लोग चोर है तो उसके लिए क्या सबको सजा देंगे तुम? नहीं। तो जो रूल है ना, फिर रूल को क्या है, रूल को लिख लेता हूं मैं। जनरल रूल क्या है बेटा? जनरल रूल है इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, ये लिखेंगे मेरे साथ, इज टैक्स्ड इन नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। ये जनरल रूल है सर। ये क्या है? ये जनरल रूल है। बट इस रूल का फायदा उठा सकते हैं चोर लोग। कुछ चोर चोर चोटे लोग रहेंगे जो इस रूल का फायदा उठाएंगे सर। फिर क्या करूं? एक काम करो, एक्सेप्शंस डाल दिए। एक्सेप्शंस 1 2 3 4 5, 5 एक्सेप्शंस डाल दिए। जनरल लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए क्या रूल है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे अगले असेसमेंट ईयर में टैक्स होता। बट कुछ लोग चोर रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में पैसा कमा लेंगे बट असेसमेंट ईयर में भाग जाएंगे, पैसा नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये रूल नहीं एप्लीकेबल है। ऐसे लोगों के लिए क्या रूल बन जाता है? देयरफॉर, एक्सेप्शन है। देयरफॉर इनके लिए क्या रहेगा? जिस साल पैसा कमाया उसी साल उसका असेसमेंट होगा। 25-26 में पैसा कमाया तो 25-26 में ही टैक्स देना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर इक्वल हो जाएगा। जो प्रीवियस ईयर है वही असेसमेंट ईयर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये एग्जाम में एज इट इज आता है। ठीक है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस, क्वेश्चन क्या लिखते रहता है? व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड टू टैक्स इन नेक्स्ट असेसमेंट ईयर एज इट इज। क्वेश्चन आता है चैप्टर 1 से एक ही क्वेश्चन बनता है बेटा, ये वाला। अगर बनाना है तो, मतलब नहीं बनाना है तो नहीं बनेगा, पर बनाना है तो ये क्वेश्चन बनेगा एक। और दूसरा बनता है कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का। बाकी जो टैक्स रेट्स के हैं वो तो क्या है, टोटल कंप्यूटेशन में काम आते हैं।
ऐसा अकेला डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता उसका, ठीक है। तो 5 एक्सेप्शंस दे दिए काय को, ये जनरल रूल को। जनरल रूल क्या था, प्रीवियस ईयर की इनकम पे अगले असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता। तो ये 5 एक्सेप्शन दे दिए। कौन से हैं बताता हूं। तो 5 एक्सेप्शन के केस में क्या होगा, प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लग जाएगा। मतलब जो प्रीवियस ईयर है वही असेसमेंट ईयर बनेगा, जो प्रीवियस ईयर है वही असेसमेंट ईयर बनेगा। इन लोगों के लिए अगले साल तक वेट नहीं करेंगे, ये चोर लोग हैं। इसमें पहला आता है, सबसे पहला आता है इसमें बेटा, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। कोई नॉन रेसिडेंट आदमी है, कोई नॉन रेसिडेंट आदमी है, जॉन नाम का, एलेक्स नाम का, शॉन नाम का। ये यूएसए में रहता है, इंडिया के बाहर रहता है। वो इंडिया में शिपिंग बिजनेस करता है। मतलब उसकी जहाज आता है, उसकी शिप आती है, पैसेंजर को बैठाती है और इंडिया के बाहर लेके जाती है। ऑब्वियसली इंडिया में आके तो अपने पैसेंजर्स को बैठा रहा है। जैसे अगर ऑटो वालों की लैंग्वेज में बोले तो भैया तुम इंडिया में आके सीटें भर रहे हो ना, तुम इंडिया में आके अपनी सीट भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो। तुमने इंडिया में सीट भरा ना, तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो शिपिंग बिजनेस में 2 टाइप के लोग आ जाते हैं, एक पैसेंजर और दूसरा जो गुड्स लेके जाते, कार्गो, कार्गो शिप, ठीक है। गुड्स जो सामान जाता है ना रे शिप से बावलो। तो अभी ये पहले ये आदमी नॉन रेसिडेंट है और दूसरा इसका शिपिंग बिजनेस है। मतलब इसका जहाज आया प्रीवियस ईयर 25-26 में, ये नॉन रेसिडेंट का जहाज आया, पैसेंजर्स को लेके गया या गुड्स को लेके गया, ठीक है, और चले गया। अब जहाज है, शिप है, रुकेगी थोड़ी, पानी में है, जहाज चले गया। अब प्रीवियस ईयर 25-26 में पैसा तो कमा लिया मैंने। वो जो शिप का मास्टर होता है, जो शिप को चलाता है, नेविगेट करता है, उसको बोला भैया टैक्स तो दे दे। तो उसने मेरे को याद दिलाया, बोले इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। अगले साल आऊंगा ना तब टैक्स दूंगा। ये 25-26 के इनकम पे अगले साल आऊंगा ना दूसरी ट्रिप मारने, तब टैक्स दूंगा। और मैंने उसको पूछा और अगर अगले साल नहीं आया तो हम हमारी बच गई ना, हमारी बैंड बच गई ना। अगर तू अगले साल नहीं आया तो हमारी बैंड बच गई, हाँ कि ना बोलो। हाँ, तो उसके लिए बोला गया है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट आदमी है, उसका इंडिया में शिपिंग का बिजनेस है, वो गुड्स लेके जा रहा हो या पैसेंजर्स को लेके जा रहा हो अपने शिप में बैठा के इंडिया के बाहर, तो भैया तेरे को जिस साल की इनकम है उसी साल टैक्स भरना पड़ेगा। जिस साल की इनकम है उसी साल तेरे को टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ इसमें कॉमन पॉइंट्स बताता हूं। ये जो बहुत ज्यादा डिटेल में है ना, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, ये बहुत ज्यादा डिटेल में अपने को फाइनल में आएगा, ठीक है। इनके केस में, नॉन रेसिडेंट का शिपिंग बिजनेस के केस में इनकम रहता है 7.5% ऑफ अमाउंट कलेक्टेड। मतलब जो पैसेंजर्स से या गुड्स से मतलब जो आदमी गुड्स एक जगह से दूसरे जगह भेज रहा है इंडिया के बाहर, उनसे जो किराया लिया जाता है ना, वो किराए का 7.5% इनकी इनकम रहती है, बाकी बचा हुआ खर्चा। तो जैसे अगर आपने 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए किराया कमाया, तो 1 करोड़ का 7.5%, 7.5 लाख आपकी इनकम रहेगी, ठीक है। और आपको ये जो शिप है ना, इसको हम इंडिया के बाहर जाने ही नहीं देंगे। इसको पानी में पकड़ के रख लिया हमने, इसको हमने पानी में पकड़ के रख लिया। तू शिप है ना, तू नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, पहले टैक्स भर फिर जा। ये बोलता है अरे जा रहा हूं, जाने तो दे, मालिक से टैक्स भरवा। ना ना ना, टैक्स भर फिर जा, पकड़ लिया ऐसे। मतलब जाने का ऑर्डर ही नहीं दिया, ठीक है। अब ये शिप का जो मास्टर है ना बोलता है अरे भाई भर देता हूं, रुक जा, भर पहले। तो 2 ऑप्शन है। एक, ये जो मास्टर है ना, ये जो शिप है, इसका जो मास्टर है, मास्टर मतलब जो आदमी इस शिप का करता धरता रहता, पर्सन इन चार्ज, फाइनल कस्टम्स, फाइनल के कस्टम्स में आएगा, ठीक है। पर्सन इंचार्ज, ये जो शिप का पर्सन इंचार्ज है, उसको हम जाने नहीं देंगे।
एक तो टैक्स भर, या दूसरा अरेंजमेंट करके जा। ये शिप वाला क्या बोलता है, ये शिप वाला बोलता है कि भैया ये आदमी है ना, ये तुमको टैक्स दे देगा, इससे टैक्स ले लेना। मैंने बोला ठीक है। अब ये आदमी इंडिया का ही है, अब अगर टैक्स नहीं दिया ना, इसको पकड़ूंगा, ये तो इंडिया में ही है, हाँ इससे वसूल कर लूंगा मैं। या बाहर वालों से वसूल करने में तकलीफ है, क्यों? अरे अगर भैया नॉन रेसिडेंट आदमी है यूएस का, कितना टैक्स है? होगा 2-3 लाख रुपए का टैक्स। अब यहां से यूएस जाना, इनकम टैक्स ऑफिसर को भेजना, वो बोलता है मैं अपने बीवी को साथ में लेके जाऊंगा, उसके बिना मैं कहीं जाता नहीं। एक्चुअली नॉन रेसिडेंट को ढूंढने नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है, ये अपना हनीमून मना रहा है। बोले बीवी को हनीमून के वक्त लेके गया था बाजू में गोवा में, बोले बीवी खुश नहीं थी, तो बोले फॉरेन ट्रिप करवाना है ना, तो बोले चल ठीक है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है चलते। तो टैक्स वसूल करना है 3 लाख, और उसके लिए खर्चा हो गया 10 लाख का, उसके लिए खर्चा हो गया 10 लाख का। तो कहा भाई इतना माथा पच्ची करते, उससे अच्छा एक काम करना भैया, तेरी शिप को हमने पकड़ के रख लिया है, टैक्स देगा तभी तेरे को जाने देंगे। मजा आया? पहला है शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। इसको क्यों प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में सेम प्रीवियस ईयर में टैक्स लगा दिया? इसका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम क्यों किया? क्योंकि ये बाहर का आदमी है, अभी इंडिया से पैसा उठा के लेके जा रहा है, पैसा कमा के लेके जा रहा है, इंडिया में वापस कब आएगा नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है। इसके लिए हमने उसको बोला कि भैया देख, तू जाने के पहले है ना टैक्स भर के जा भाई। ओके, ठीक है, ये लिखने को टाइम दूंगा मैं, चिंता मत करो, ये साथ साथ में लिख रहे हो ना आप मेरे, आ जाओ पढ़ो। केसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द सेम ईयर, यहां पे लिख देना प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर। जनरल रूल क्या है? इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। इन सर्टन केसेस इनकम इज टैक्स्ड इन सेम प्रीवियस ईयर, मेकिंग प्रीवियस ईयर एंड असेसेबल ईयर सेम। काय के लिए? टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू का इंटरेस्ट, लोग पैसा लेके भाग ना जाए इसके लिए। इस एक्सेप्शन में सबसे पहला रूल है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। ये सेक्शन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पढ़ो ये। अप्लाइज टू नॉन रेसिडेंट शिप कैरिंग गुड्स या पैसेंजर फ्रॉम इंडियन पोर्ट। शिप ऑफ नॉन रेसिडेंट इज अलाउड टू लीव इंडिया, सॉरी इज अलाउड टू लीव फ्रॉम इंडियन पोर्ट ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। एक तो टैक्स पेमेंट कर दे या फिर सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट कर दे। इसको क्या बोला था, कब जाएगा? एक तो टैक्स भर दे या फिर बता दे कि टैक्स कौन भरेगा। इसने इसने इसका नाम लिया, बोले ये टैक्स भरेगा, अब ये इंडिया में रहता है, इसको पकड़ सकते, उसको जाने दिया, जा जा जा, तू अगर नहीं देगा ना तो इससे लूंगा, ऐसा। और इनकम कितना रहता है? 7.5% ऑफ टोटल फ्रेट, जो इंडिया में, इंडिया के बाहर, इंडिया से जो लोग या गुड्स को लेके गए ना, उसके लिए जो टोटल फ्रेट इनको मिला है उसका 7.5% इनकी इनकम रहती है। और इनकम टैक्स होती है सेम ईयर में जब वो कमाई जाती है। डन है? ये पहला है। ये लो, लिख लो, जिन गरीबों ने नहीं लिखा है पहले लिख लो। 1 मिनट का टाइम दूंगा, 1 मिनट में हो जाएगा, अच्छे से लिखना। और ये 1 2 3 4 5 लिख देना, सब एक एक लाइन के ही है। ये लाइनें तो पक्का पेट भर के याद करनी है। लॉजिक के साथ सुनो। जो बच्चा रट्टा मार रहा बिना सोचे समझे, मैं मारूंगा पकड़ के, मैं पूरा समझा रहा हूं। ध्यान इधर रखो, ध्यान भटकाओ मत। हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। यही राइटिंग स्पीड बना के चलो, आपका पेपर पूरा होगा। जिन बच्चों का राइटिंग स्पीड खराब है उनका पेपर नहीं होता। आंखें दर्द देने लग गई है अब।
अब तुम्हारा भाई बनेगा स्टाइलिश स्टार, ठीक है, ये स्टाइलिश स्टार है अपन, ठीक है बात, मजे मत लो मेरी, आ जाओ। पहला क्या था, शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। दूसरा अपना केस, पर्सन लिविंग इंडिया, कोई इंसान है इंडिया के बाहर भागने वाला है पर वापस आने का कोई इरादा नहीं है, पर्सन लिविंग इंडिया विदाउट इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक, पर्सन लिविंग इंडिया विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक। यह आदमी इंडिया छोड़ के जा रहा है और वापस आने का कोई इरादा नहीं है इसका, इसको जाने देंगे, फिर इसको बोलेंगे अगले साल टैक्स भर, ये आएगा बाहर, टैक्स भरेगा नहीं भरेगा, भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एयरपोर्ट पे रोक लेंगे, भैया भैया अगर भाग रहा है, देखो बहुत सारे केस में क्या होता है, भाग जाते लोग, ठीक है, ये मालिया भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, गवर्नमेंट क्या करी, कुछ नहीं, बैठे बैठे भजन। पर एक बेचारा आम आदमी 4-5 लाख रुपए गायब करके भाग रहा है ना, उसको रोक लेंगे, भैया रुक जा टैक्स दे। और टैक्स कब का देना है, सुनो, फाइनेंशियल ईयर में जितना पैसा कमाया है उस पे टैक्स भरना है, ठीक है, प्लस जो पिछले साल पैसा कमाया होगा, पिछले साल की इनकम पे भी इस बार टैक्स भरना है, इस बार का भी टैक्स भर, मतलब इस साल का भी भर प्लस पिछले साल का भी भर। अरे कोई आदमी है मान लो, ठीक है, कब भाग रहा है, यह है फाइनेंशियल ईयर 24-25 और यह है फाइनेंशियल ईयर 25-26। कोई आदमी यहां पे 30 मई को भाग रहा है या 30 जून को भाग रहा है। अब यह आदमी ने पिछले साल पैसा कमाया होगा, पिछले साल की इनकम पे अगले साल टैक्स भरना है, 24-25 में जो पैसा कमाया उस पे टैक्स कब भरना है, 25-26 में भरना है। कब भरना है, 31 जुलाई को भरना है, सॉरी 30 जून नहीं, 30 जुलाई को भाग रहा है। तो इससे टैक्स जो लिया जाएगा ना, वो 2 इनकम पे लिया जाएगा, एक पिछले साल की इनकम पे जो इस साल टैक्स भरना है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम पे कब लिया जाएगा, 30 जुलाई को ही। हमको पता चला ये आदमी भाग रहा है, एयरपोर्ट पे रोक लिया, ओ साहब रुक जाओ, आपको जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि तुमने टैक्स नहीं भरा है, पिछले साल की इनकम पे टैक्स भरना था, 31 जुलाई को भर के जाओ। साथ साथ में दूसरा, ये साल में भी तो टैक्स पैसा कमाया होगा ना थोड़ा, यहां से लेके यहां तक, मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेके 30 जुलाई 2025 तक जो पैसा कमाया है उस पे भी टैक्स भर के जा भाई। अब देखो पिछले साल की इनकम पे तो इस साल ही टैक्स लगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट इस साल की ये जो इनकम है यहां से यहां तक की, इस पे इसी साल टैक्स लग रहा है, इस साल का तो लेंगे ही, साथ ही साथ पिछले साल का भी वसूल कर लेंगे। क्यों भाग रहा है, ये भाग रहा है, ठीक है, विदाउट इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक। तीसरा, पर्सन ट्राइंग टू सेल एसेट्स टू अवॉइड टैक्स। ये क्या होता है, देखो अब जैसे ही मेरे को पता चला कि मेरी टैक्स लायबिलिटी आने वाली है और मेरे को पैसा देने का मन नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये थर्ड वाला पॉइंट तकलीफ देता है बच्चों को। अब जैसे मेरे को, मैं प्रणव चांडक हूं, मेरे को पता चला कि यार प्रणव चांडक 5 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी आने वाली है तेरी, और मेरी नीयत नहीं है, मेरा मन नहीं है गवर्नमेंट को 5 करोड़ देने का। तो मैंने क्या करा, अपना जो सारा पैसा था वो गायब कर दिया, बैंक अकाउंट का पैसा मैंने अलग अलग बेनामी अकाउंट में डाल दिया, बेनामी, कौन सा, बेनामी,
इसकी बाद में बात करेंगे, कभी थोड़े बड़े होने के बाद है ना, बेनामी अकाउंट का बताऊंगा मैं आपको, टीजीबीपी में यूजुअली मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी नहीं, अभी बहुत छोटे बच्चे हो तुम। जिनको पता है तालिया, जिनको नहीं पता है चिंता वाली बात नहीं है, तुम सही आदमी के पास आए हो, तुमको ए से लेके जेड तक सारा बताएंगे। ठीक है, अब मेरे पास जो पैसा था वो तो मैंने इधर उधर गायब करवा दिया, बट नहीं सुनो, ठीक है अभी आ जाओ, वापस आ जाओ। मेरे पास जो पैसा था वो मैंने सारा गायब करवा दिया। मेरी कितने की टैक्स लायबिलिटी है? 5 करोड़ की। कितने की? 5 करोड़ की। मेरे अकाउंट में पैसे थे क्या? 25 करोड़ थे, मैंने इधर उधर गायब करवा दिए। कोई प्रॉपर्टी ले ली, बोला खर्चा हो गए, पैसा ही नहीं है। हाथ ऊपर, इनकम टैक्स ऑफिसर आया, प्रणव चांडक, 5 करोड़ का टैक्स भरना है, नहीं भरा। मैंने बोला भैया पैसा ही नहीं है, देख लो, ले लो, चेक कर लो, तलाशी ले लो, ले लो, है ही नहीं पैसा। तो याद रखना, इनकम टैक्स एक पर्सनल टैक्स है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी बेची जाएंगी, आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके उससे पैसा वसूल किया जाएगा। ठीक है, और ये बात अभी आपको नहीं बता दी पर मेरे को बता दी, तो मैंने क्या करा, मैं अपनी कैश को तो ठिकाने लगा चुका था, कैश या बैंक के ना, बैंक में जो पैसा है उसको ठिकाने लगा चुका था, प्लस मैं अपने एसेट्स बेचने लग गया। एसेट्स बेच के पैसा जमा करके पैसे को जगह पे लगा दूंगा, और जब टैक्स भरने की बारी आएंगी बोलूंगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हाथ ऊपर है मेरे, कर लो गुदगुदी। ऐसा पर्सन ट्राइंग टू सेल एसेट्स टू अवॉइड टैक्स। हमको दिख रहा है कोई आदमी है जिससे हमको असेसमेंट ईयर में टैक्स लेना है। असेसमेंट ईयर मतलब अगला साल। ठीक है, कोई आदमी है जिसने दबा के पैसा कमाया है, उससे हमको टैक्स लेना है, और हमको ध्यान में आ रहा है टैक्स कब लेना है? असेसमेंट ईयर में। और हमको ध्यान में आ रहा है कि ये जो आदमी है ना, ये धपा धप अपने एसेट बेचे जा रहा है। हमको समझ में आ गया भैया ये एसेट पूरे के पूरे सामान बेच रहा है, अपना जो पैसा आएगा ये एसेट्स बेच के ये हवाला करके इंडिया के बाहर कहीं ट्रांसफर कर देगा, दुबई उबई में प्रॉपर्टी ले लेगा और गायब हो जाएगा। तो हमने क्या करा है कि ये जब एसेट बेचने लग गया, हमको समझ में आ गया ना, तो हमने इसको बोला कि भैया देख, तेरी साल भर की जो इनकम है ना, पहले उस पर टैक्स भर, बाद में तू एसेट बेचना। ये आदमी बोल रहा है कि इस साल की इनकम पे अगले साल टैक्स भरना पड़ता है। नहीं, जो स्पीड से आप अपने एसेट्स को बेच रहे हो, हमको ये लग रहा है, हमको मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर को ये लग रहा है कि आप इंडिया के बाहर जा सकते हो, आप अपने एसेट्स इसलिए बेच रहे हो क्योंकि आपको टैक्स लायबिलिटी अवॉइड करनी है, आपको टैक्स नहीं पे करना है, इसलिए आप सारे अपने एसेट्स बेच रहे हो। आपको ये जो एसेट बेच के पैसा आएगा ये आप हवाला के थ्रू इंडिया के बाहर ट्रांसफर कर दोगे और आप गायब हो जाओगे। तो हम चाहते हैं कि आपकी इस साल की इनकम पे इसी साल टैक्स ले ले। तो क्या ले सकता है? हाँ, ले सकता है। ठीक है, ओके। ये 3 चीजें, इसको पढ़ेंगे अपन बाद में, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, सब कुछ है। चौथा, एओपी या बीओआई, ये क्या रहता? ये पार्टनरशिप फर्म मान लो इसको। ये अनरजिस्टर्ड नहीं, ये फर्म होती है जहां लोग मिलके साथ में काम करते हैं। तो वो जो 4-5 दोस्त मिलके फटाके की दुकान लगाते हैं दिवाली के पहले, वो क्या वो दोस्तों के बीच में पार्टनरशिप डीड होती है? नहीं, पर बोलते हैं ना, अरे हम दोनों दोस्तों ने मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस चालू किया है। अब अगर पार्टनरशिप डीड है आपकी तो आप बन गए पार्टनरशिप, और अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है पर मिलके साथ में आप काम कर रहे हो तो आप बनोगे एओपी या बीओआई। ये क्या रहता ये अपन अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, एओपी या बीओआई फॉर्म्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पस या इवेंट। इसका एग्जाम्पल देता हूं। 4 दोस्त है, ए बी सी डी, राम श्याम घनश्याम मोहन। ये 4 दोस्तों ने मिलके एक पार्टनरशिप करी है पर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, इसलिए उनको बोलेंगे एओपी या बीओआई। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया अभी इसको पार्टनरशिप समझ लो, क्योंकि ये अगले लेक्चर में डिसाइड होगा। अपने को ये जरूरी नहीं है, अपने को आगे का जरूरी है। ठीक है,
चार दोस्तों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाई, अभी के लिए तो यही समझ लो। और ये पार्टनरशिप काय के लिए बनाई है? किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिख लेना, दिवाली क्रैकर्स सेल करने के लिए, दिवाली क्रैकर्स बेचने के लिए चार दोस्तों ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई। अब ये चार दोस्त इंडिविजुअली अलग है, और ये जो एओपी बीओआई इन्होंने बनाया ना, ये अलग रहता है। ठीक है, अब ये इन्होंने एओपी बीओआई बनाया, दिवाली में दबा के फटाके बेचे, बम पैसा कमाया, बम आड़ा टेढ़ा पैसा कमाया। और जैसी दिवाली खत्म, फटाके का धंधा बंद, एओपी बीओआई डिसॉल्व कर दिया। अब ये साल के दिवाली में बेचे, इसके इनकम पे टैक्स कब लगेगा? अगले साल। अब अगले साल फास्ट फॉरवर्ड करो, अगले साल 31 जुलाई था, इन्होंने पैसा कमाया था 40-50 लाख, उस पर टैक्स भरना था। जब टैक्स भरने की बात आई तो इनकम टैक्स ऑफिसर चार दोस्तों के घर पे गया, ए भैया टैक्स दे, टैक्स दे, टैक्स दे, टैक्स दे। चारों क्या बोलते? अरे वो हमारी पे इनकम नहीं है, वो तो एओपी या बीओआई की इनकम है, हमसे इंडिविजुअली आप नहीं ले सकते, हम अलग है, एओपी अलग है, बीओआई अलग है। तो बोले ठीक है, बीओआई से टैक्स ले लेते हैं, या एओपी से टैक्स ले लेते हैं, या पार्टनरशिप फर्म से टैक्स ले लेते हैं। पर पार्टनरशिप फर्म तो डिसॉल्व हो गई, दिवाली खत्म, फटाके खत्म, फर्म डिसॉल्व। अब बताओ, फर्म जो डिसॉल्व हो जाने वाली है, उससे अगले साल टैक्स लूंगा ऐसा सोच के अगर गवर्नमेंट रुकी तो ये फर्म तो डिसॉल्व हो जाएंगी। लोग बोलेंगे अरे वो भैया वो तो फर्म थी, उससे टैक्स ले ले, हमसे मत ले। तो बोलते हैं ठीक है, एओपी बीओआई के केस में जो पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनी है और इवेंट खत्म होने के बाद डिसॉल्व हो जाने वाली है, तो असेसिंग ऑफिसर या इनकम टैक्स ऑफिसर इस साल की इनकम पे इसी साल टैक्स ले सकता है, उसको वेट करने की जरूरत नहीं है अगले साल तक। क्यों? क्योंकि अगले साल तक तो यह डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पांचवा केस, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। आपका धंधा था, आपने धंधा बंद कर दिया, चल नहीं रहा है, धंधा मंदा है, धंधा चल नहीं रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा है, आपने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है, डिसकंटिन्यू कर दिया, खत्म, क्लोज, मैटर क्लोज। आपने 1/4/2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 को आपने डिसाइड करा कि भैया बिजनेस अपन बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये तो बिजनेस खत्म हो गया ना। तो अभी भैया असेसिंग ऑफिसर बोलेगा आप बिजनेस बंद कर रहे हो ना, ठीक है, टैक्स दे दो पहले, ये जो टाइम में आपने पैसा कमाया ना, इस पे टैक्स दे दो, क्योंकि हमको शक हो रहा है बिजनेस बहुत लॉस है, बिजनेस में लॉस है, पर मतलब ठीक है ना, मान के चलो इनकम है। आप बिना टैक्स भरे आत्महत्या कर लोगे, या यहाँ से दुबई शिफ्ट हो जाओगे, या मालदीव चले जाओगे, या श्रीलंका चले जाओगे मछलियां पकड़ने। तो भैया हम एक काम करते हैं, आपकी इनकम पे इसी साल टैक्स ले लेते हैं, तो देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है? ठीक है, ये 5 ऐसे ऑप्शंस है, ये 5 केस में प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लग सकता है। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम रहता है। ये पांचों चीजें रट्टा मारी भी होना, रट्टा याद रखना है। सर पहले दिन में याद हो जाएगा क्या? नहीं, 5-6 बार पढ़ोगे तब याद होगा। अभी एक बार पढ़ रहे हो, फिर रिवाइज करते हो पढ़ोगे, कल मैं याद करवाऊंगा ये वापस। तो अभी याद नहीं करना है, अभी तो बस एक बार समझा है आपने। अब कल अपन रिवाइज करवाएंगे, फिर टेस्ट होंगे, उसके पहले आप रिवाइज करोगे, फिर जब 4 टेस्ट होंगी, स्प्लिटर्स होंगी, तब आप रिवाइज करोगे, फिर फुल पेपर के वक्त आप रिवाइज करोगे, फिर एग्जाम के पहले आप रिवाइज करोगे। तो 5-6 बार रिवाइज करोगे तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, बस आपने थोड़ा एफर्ट मारना है, ये चीजों को 2 बार लिख के देखना है। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, ये चीज 2 बार लिखे, एक बार आज रात में और दूसरे बार कल सुबह। डॉक्टर ने ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है, तो ये याद हो जाएगा। ओके।
अब एक बात समझना, जो अभी तक अपन बोल रहे थे ना, इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर क्या कर रहा है बताओ? इनकम टैक्स ऑफिसर कर क्या रहा है? इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी इनकम पे आपसे टैक्स ले रहा है। और इनकम पे टैक्स लेने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? बताओ 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 बताओ, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। इनकम पे टैक्स लेने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या कहे, क्या कहे, क्या कहे? इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? रब्बा मेरे रब। मेरे को बचपन में ना गिटारिस्ट बनने का बड़ा शौक था। अभी मेरे को याद दिलाना थोड़े 10-12 लेक्चर के बाद, जब मेरा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा ना, एक आध दिन जब अपने पास 2-5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि कितना माहौल करता था मैं जब जवान हुआ करता था आपके जैसा। पढ़ाई भाई अलग लेवल पे, आज तूफान पढ़ाई, टॉपर अपन क्लास के। ठीक है, मस्ती, अरे दुनिया भरे की। चलते लोगों के धोती में फटाके बांधे हुए हमने, कुत्ते की पूंछ पे क्रैकर्स, ये जो दिवाली के फटाके ना हमने बांधे हुए हैं। ठीक है, पढ़ाई अलग लेवल, माहौल अलग लेवल, लड़कियों में क्रेज भाई का अलग लेवल, भाई सब करते थे अपन। और तुम निठल्लो इंस्टाग्राम चलाते हो बस, और कुछ नहीं करा है तुमने जिंदगी में। स्नैपचैट इंस्टाग्राम के अलावा कुछ नहीं करते। पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं, दोस्त लोग बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं है, टाइम पास, नकली दोस्त है तुम्हारे। सर ऐसा मत बोलो, मैं यारों का यार हूं। अच्छी बात है, यारों का यार हो सकता है, पर पढ़ाई तो कर ले भाई। इंस्टाग्राम चलाना कम कर दो। अभी इंटर में आ गए हो तुम, बच्चे नहीं रहे छोटे। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, इसको अपन एक बार बुक में से पढ़ लेते हैं। अपना क्या क्या हो गया ब्रो? अभी हो गया है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, ये भी हो गया है। और न्यू बिजनेस का भी आज कंप्लीट करवा दूंगा मैं अभी, ये 2 मिनट का लगेगा टाइम। ठीक है, ओ हाँ, ये पढ़ते हैं इंग्लिश में। देखो, अब मैं फास्ट फास्ट पढ़ूंगा, ठीक है? आप इसको घर पे आराम से पढ़ सकते हो। पर्सन लिविंग इंडिया, इफ एओ, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, मैंने अभी बताया था ना, इनकम टैक्स ऑफिसर। अरे वो तो रही क्या अपना। इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करता है? आपकी इनकम को टैक्स करता है। और इनकम को टैक्स करने को क्या बोलते हैं? असेसमेंट। मैंने बताया था ना, इनकम की टैक्स होने के प्रोसेस को कहते हैं असेसमेंट। तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर आपके टैक्स का असेसमेंट करता है, उसको कहते हैं असेसमेंट ऑफिसर, सॉरी असेसिंग ऑफिसर। क्या कहते हैं उसको? असेसिंग ऑफिसर। ए ओ, ए ओ, ए ओ, असेसिंग ऑफिसर। ये बेसिकली इनकम टैक्स का ऑफिसर होता है, जो आपकी इनकम को असेस करता है। ठीक है, एओ। तो अगर इफ एओ बिलीव्स an individual may leave India without any intention to return income taxable in same assessment year, ये कब की इनकम? पिछले साल की इनकम इस साल टैक्स करेंगे, प्लस इस साल की इनकम, कब से? 1 अप्रैल से लेके तो डिपार्चर के डेट तक की इनकम को इसी साल टैक्स कर लेंगे। ठीक है, तीसरा एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये तीनों क्या होता है सर? अरे कल बताऊंगा ना यार, ये मुद्दे की बात ये ध्यान में रखो। Formed for particular event or purpose. If AOP or BOI is formed for particular event or purpose and is likely to be dissolved soon after the event or purpose, event purpose खत्म होने के बाद डिसॉल्व हो जाने वाली है, तो असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम को इसी साल असेस कर सकता है। कब से? 1 अप्रैल से लेके तो डिसॉल्यूशन की डेट का सेम असेसमेंट ईयर में असेस कर लेगा। ये यहां पे क्या लिखा है? ये तो मेरी बुक का खासियत है ब्रो। इस प्रोविजन के सामने का ये एग्जाम्पल दे रखा है यहां पे, इस प्रोविजन के सामने का एग्जाम्पल दे रखा है यहां पे, इस प्रोविजन का एग्जाम्पल दे रखा है यहां पे, ये सब दे रखा है। सर ये आप पढ़ाओगे? अरे मैंने जो हिंदी में बोला यही इंग्लिश में लिखा है, बावलो। ये पढ़ लेना आप, लिखा है कौन से एग्जाम्पल रेफर करना है, अगर पढ़ लेना, कोई डाउट आएगा ही नहीं। आया तो समझना तुमने क्लास में ध्यान नहीं दिया, तुम भटक रहे थे इधर उधर उसकी राहों में, उसकी यादों में। ठीक है, फोर्थ, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है दैट अ पर्सन में डिस्पोज ऑफ एसेट, डिस्पोज मतलब बेचना, सेल करना, काय के लिए? टैक्स अवॉइड करने के लिए। सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? अरे भैया
अगर टैक्स लाइबिलिटी आई और मेरे पास पैसा नहीं दिया तो मेरे एसेट बेचते, तो मैंने क्या करा, मैंने एसेट बेच के पैसा हवाला सिस्टम से इंडिया के बाहर लेके गया। हवाला सिस्टम क्या होता है, जिनको नहीं पता है, होल्ड करना। हवाला सिस्टम एक इलीगल सिस्टम है जिससे आप पैसा इंडिया के बाहर स्मगल करते हो, इलीगली लेके जाते हो। ठीक है, आगे बताऊंगा हवाला क्या होता है। तो एओ क्या करेगा, इमीडिएटली आपकी इनकम को असेस करेगा। कब से? 1 अप्रैल से लेके, तो जब तक आप एसेट बेच रहे हो, जब तक असेसिंग ऑफिसर एक्शन ले रहा है, तब तक की इनकम पे। ठीक है, और ये सेम असेसमेंट ईयर में रहेगा। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, if business or profession is discontinued during the year, AO may assess the income from 1 अप्रैल से लेके, तो जब असेसिंग कर ऑफिसर असेस कर रहा है वहां तक की इनकम पे इसी साल टैक्स लगा लेगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ की कुछ चीजें मैंने छोड़ दिया है। मे एट द चॉइस ऑफ एओ। ठीक है, ये 5th वाले पॉइंट में देखो क्या लिखा है, एट द चॉइस ऑफ एओ। यहां पे लिखा है मे एट हिज डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन मतलब मर्जी, उसकी मर्जी पे, उसके इच्छा पे। मतलब अगर मैंने बिजनेस बंद किया, भैया बहुत नुकसान था, ये बिजनेस बंद करके दूसरा चालू कर रहा हूं, बहुत नुकसान था, तो एओ आएगा। चलो ठीक है, आपने बिजनेस बंद किया, मैंने बिजनेस बंद किया। ठीक है, आपको असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है भैया इस साल के इनकम पे इसी साल टैक्स लगेगा, आप लुखे हो, पर मैं रेप्यूटेड आदमी हूं, अच्छा आदमी हूं, मेरा नाम अच्छा है, एक बिजनेस बंद हुआ तो क्या हुआ, ईमानदार हूं, और मेरा पुराना इनकम टैक्स का रिकॉर्ड भी अच्छा है, मैं हर साल के रिटर्न्स बराबर टाइम पे भरता था। तो एओ आया मेरे पास, बोले चांडक जी दुकान बंद कर रहे हो? मैंने बोला हाँ यार ये मजा नहीं आ रहा है इसमें, दूसरा काम चालू कर रहा हूं। तो एओ चाहे तो मेरी इस साल की इनकम पे इसी साल टैक्स ले लेगा, या फिर अगर एओ को लग रहा है मैं अच्छा इंसान हूं, वो उसकी मर्जी है, वो इसका डिस्क्रिशन है, तो वो रुकेगा और मेरी इस साल की इनकम पे अगले साल टैक्स लेगा। ठीक है, ये जो एक्सेप्शन है कि एओ की चॉइस पे है, ये सिर्फ 5th वाले केस में है। पहले 4 केस में 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 4 केस में कंपलसरी है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे सेम असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा। पहले 4 केस में सेम है, जरूरी है कि इस साल की इनकम पे इसी साल टैक्स लगाया जाए। बट ये जो 5th वाला केस है ना, इसमें प्रीवियस ईयर की इनकम पे इसी साल टैक्स लग सकता है, या फिर अगर असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि असेसी अच्छा है, टैक्स पेयर अच्छा है, अच्छा आदमी है, पुराना इनकम टैक्स का रिकॉर्ड अच्छा है, तो वो इस साल की इनकम पे अगले साल टैक्स लेगा, वो वेट करेगा साल खत्म होने का। ठीक है, तो ये उसके चॉइस पे है, उसके डिस्क्रिशन पे है। ये की इच्छा पे है कि वो इस साल की इनकम पे इसी साल टैक्स कर सकता है, या फिर वो अगले साल के लिए रुक भी सकता है। बट पहले 4 केसेस में कंपलसरी है। एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू आता है कि कौन से केस में एओ नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में टैक्स कर सकता है। तो आप लिखोगे डिसकंटिन्यूड बिजनेस, उसमें और ये 4 ऑप्शन रहेंगे, ये 4 में से कोई भी 3 ऑप्शन रहेंगे और चौथा ऑप्शन रहेगा डिसकंटिन्यूड बिजनेस। आप बोलोगे डिसकंटिन्यूड बिजनेस में एओ के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। कैसी पावर है? डिस्क्रिशनरी, उसके मर्जी का, या फिर कभी कभी सेक्शन भी आता है, सेक्शन 176 इज अ डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, हाँ, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, इसमें का 5वां मैं करवा देता हूं। मिस्टर आर रन्स अ बिजनेस दैट ही क्लोजेस ऑन 30 सितंबर 2025। 30 सितंबर 2025 को बंद कर दिया, मतलब 25-26 में बंद कर दिया। तो ये जो 25-26 है, नॉर्मली इसकी इनकम पे अगले साल 26-27 में टैक्स लगना है, बट क्योंकि ये बिजनेस इसने बंद कर दिया, तो 1 अप्रैल 2025 से लेके 30 सितंबर 2025 तक की जो इनकम है उस पे सेम असेसमेंट ईयर आ जाएगा। मतलब असेसमेंट ईयर बन जाएगा कौन सा? 25-26। प्रीवियस ईयर भी 25-26 था ना,
अरे देखो ना, 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक 25-26 रहता है, तो 25-26 की इनकम पे 25-26 में ही टैक्स लग जाएगा, ठीक है। बट एओ अगर चाहे तो अगले साल वेट कर सकता है और असेसमेंट ईयर 26-27 में टैक्स लगा सकता है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, एओ में एट इज डिस्क्रिप्शन असेस इनकम फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टू 30 सितंबर 2025 इन AY 25-26 itself after the business is discontinued, or wait till the end of assessment year to assess it in the normal course। मतलब या वेट करेगा असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए और अगले साल असेसमेंट करेगा। गॉट इट। अब ये एग्जांपल 2, 3, 4 घर पे कर लेना आप, ठीक है। सर समझ नहीं आया, मारना अपने आप को पकड़ के, ठीक है। अब अगर आपको ये एग्जांपल समझ नहीं आ रहे, 2 ही रीजन है इसके। एक, तो आपने ध्यान नहीं दिया। दूसरा, आपकी इंग्लिश बेकार है, क्योंकि जो मैंने हिंदी में समझाया वो आपको समझ में आया, पर जो मैं इंग्लिश में समझा रहा हूं वो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं? एग्जाम तो इंग्लिश में ही है ना, ठीक है। हाँ। चलो ठीक है, ये रहने देते, प्रीवियस ईयर कल करेंगे अपन, ठीक है। अब कल अपन पहला आधी घंटा थ्योरी करेंगे और उसके बाद में हम लोग का प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जान पहचान में कोई भी भाई बहन है जिसको क्लास शुरू करना है या मेरे से लेक्चर लेने हैं, तो उनको बोल देना कि भैया कल ज्वाइन कर ले, कल के बाद में एंट्री नहीं रहेगी। मतलब क्योंकि कल मैंने जो टैक्स रेट पढ़ाया उसके बाद में कोई बच्चा अगर बीच में आएगा ना, तो कोई मतलब नहीं है भैया, उसको फिर पुरानी चीजें समझाना पड़ेगा, मेरी जान निकल जाती है, इसलिए मैं बीच में एंट्री नहीं लेता हूँ। तो कल से अपना धपाधप प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये कल डेफिनेशन ऑफ पर्सन से हम लोग चालू कर देंगे और हो जाएगा हमारा क्लोज। ये कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ ये लास्ट में डाल रखा है मैंने, ये गलती से गलत पीडीएफ आ गया मेरे पास, आपके बुक में ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये लास्ट में होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया। प्लस एक काम करिएगा, कल ये भी पढ़ के आइएगा, फर्स्ट प्रीवियस ईयर फॉर न्यू बिजनेस, देखते हैं कितना समझता है, तो ठीक है। चलो कल मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। प्लीज मेक श्योर कि भैया आप जो अपने दोस्त भाई बहन है उन तक जरूर शेयर करें, मतलब शेयर कर दो यार थोड़ा सा, ठीक है। चलो थैंक यू।